जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स का अगला कड़ी लेकर के आए हैं और आज जो मेरा टॉपिक का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों मेरा चैनल का नाम है GS मस्ती 22। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को आप लगातार 1 मिनट देखने का प्रयास करें। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना दिखना है जितना में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन लिखा हुआ है। आप लगातार 1 मिनट देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 1 मिनट के बाद आप उसको फिल कीजिए कि क्या चीज लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो आप देखें वो क्या चीज है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी परावर्तन होगा, पूरा होगा और आंतरिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन इंटरनल होगा और टोटल होगा। इस घटना को ही क्या बोला जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप अगर मेरे चैनल पे लगातार वीडियो को देख रहे हैं, बने हुए हैं, तो आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करवाया गया, प्रकाश का परावर्तन और एक करवाया गया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन 2 टॉपिक मैं कंप्लीट कर दिया हूं और आज जो बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो परिवर्तन आपको जब पढ़ाया जा रहा था तो परिवर्तन में बताया जा रहा था कि जब प्रकाश जिस माध्यम से आए, प्रकाश वापस उसी माध्यम में चला जाए, तो इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या था? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो निश्चित रूप से प्रकाश का चाल बदल जाता है, या तो चल बढ़ जाएगा या तो चल घट जाएगा, और ऐसी घटना को हम लोग बोले थे प्रकाश के अपवर्तन। अगर आपको मैं एक होमवर्क दे दूं, और क्या होमवर्क दे दूं कि डिफरेंसेस बिटवीन प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बीच में क्या अंतर है, आप उसको लिख करके लाइए, आप उसको लिखिए। तो आप एक होमवर्क आज आपको दिया गया और वो दिया गया प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। आप इसमें दिमाग को जोड़ दीजिए, दिमाग पर जोड़ दीजिए और सोचिए कि क्या सर पढ़ाए परावर्तन में, क्या सर पढ़ाए अपवर्तन में, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज हो सकता है। तो ये आपको होमवर्क के रूप में है और कल जो है आप कमेंट में आप इसको लिखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में ये अंतर है। मैं कमेंट में चेक कर लूंगा। फिलहाल मैं यहां पे आता हूं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हम सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे और फिगर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सपोज डैट किया जो है तल है और एक माध्यम ये है मीडियम 1 और एक है मीडियम 2। प्रकाश के अपवर्तन में ये सब सारी चीजें बताया गया। मान लीजिए कि यह माध्यम सघन है और यह माध्यम विरल है। क्या होता है डेंसर मीडियम, क्या होता है रेयर मीडियम, वो सारे बात आपको प्रकाश के अपवर्तन में बताए हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR कब होगा? तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो प्रकाश के, यानी जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना घटती है।
यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना दो केसेस में घटेगी। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना कितने केसेस में? दो केसेस में घटेगी। एक जो होगा मैं लिख दे रहा हूं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना संभव है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना की पॉसिबिलिटी दो केसेस में है। पहला केसेस आपको बताया गया कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता क्या है। तो दोस्तों आपको बताया गया था कि परिवर्तन उसको कहते हैं कि जिस माध्यम से लाइट आए और वापस उसी माध्यम में चला जाए, इस घटना को ही तो परिवर्तन बोले थे ना। तो मान लीजिए कि एक लाइट है जो सघन माध्यम से आया और विरल माध्यम में प्रवेश न किया, लेकिन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये लाइट जो है वापस अपने ही माध्यम में चले गया, तो ऐसे परिवर्तन को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। मैंने क्या कहा? सपोज दैट यह जो लाइट जो था, अपवर्तन में हम लोग पढ़े कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर किसी उपाय से, किसी साधन से ये लाइट सीधे ना करके इस लाइट को पकड़ करके वापस उसी मीडियम में मोड़ दे, तो क्या ये टोटल रिफ्लेक्शन नहीं हो गया? क्या ये टोटल इसका जो है परिवर्तन नहीं हो गया? तो इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश के परिवर्तन। लाइट सघन से विरल में आया, लेकिन लाइट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न जा करके ये लाइट क्या हो गया कि वापस से अपने ही माध्यम में परिवर्तित हो गया, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। आई होप कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR आपको समझ में आया होगा। पहला केस मैंने क्या बताया कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना हो सकता है। सघन माध्यम, अब अच्छा अगर आपसे बोले कि सर सघन और विरल क्यों? विरल ऊपर कर देंगे, सघन नीचे कर देंगे, तो क्या ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना नहीं होगा? तो जी नहीं। आपको अपवर्तन में बताए थे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह प्रकाश क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या आपको यह बात याद है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, और मान लीजिए कि यह लाइट जो है इतना दूर हट गया है, तो किसी साधन से इस लाइट को अगर फिर से हम इसी मीडियम में मोड़ दे, इसी माध्यम में मोड़ दे, इसी को तो बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या आपको समझ में आया? तो पहला बात आपको तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में एकदम कन्फर्म है कि जो लाइट का जो मीडियम होना चाहिए सघन से विरल होना चाहिए। विरल से सघन में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना संभव नहीं होगा, लेकिन सघन से विरल होगा तो यहाँ पे संभावना है। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे, और इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा कि इस एंगल को बोलते हैं आई, जिसको बोलते हैं आपतन कोण, और इसको हम लोग बोल रहे थे अपवर्तन कोण। एंगल आई, एंगल आर, इसको बोलते थे आपतन कोण, इसको बोलते थे अपवर्तन कोण। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको और हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। पहला बात तो आपको यह समझा दिया गया कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना जो घटेगा ये दो केसेस में घटेगा। पहला केस ये हुआ कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा, पहला केस क्या हुआ कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाए,
जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तब यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं कि निम्नलिखित में से किसी में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना संभव है। बाहर होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो किस ऑप्शन में जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना संभव है, TIR होगा। तो ऑप्शन ए, अगर मैं बोल दूं कि जल से कांच, अगर प्रकाश जल से कांच में जाएगा तो क्या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना है, आपको बताना है। ऑप्शन बी, कांच से हीरे में जाएगा तो क्या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होगा। ऑप्शन सी, कांच से वायु में जाएगा तो क्या यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना है। और ऑप्शन डी, जल से हीरे में। ऑप्शन डी, जल से हीरे में। क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में से किसी में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना संभव है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है और अगर आप TIR बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो आप इसको नहीं बना पाओगे। TIR का पहला कंडीशन क्या बताया गया कि लाइट जो है सघन से जाना चाहिए विरल में। तो जिस ऑप्शन में सघन से विरल होगा वही ऑप्शन हमारा TIR की घटना संभव होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। जल जो है, जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बताए थे कि निर्वात का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, किसका, वैक्यूम का। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। उसके बाद फिर बताए थे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 होता है, किसका, एयर का। उसके बाद बताए थे कि एयर के बाद हम लोग देखे थे जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 या तो 4/3 होता है, किसका, तो वाटर का। उसके बाद हम लोग देखे थे केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 होता है, केरोसिन का। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि कांच का यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, किसका, ग्लास का। उसके बाद हम लोग देखे थे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.21 होता है, 2.41 होता है, किसका, डायमंड का। और इसके बाद हम लोग देखे थे कि सिलिकॉन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.9 होता है, सिलिकॉन का। इसके बाद हम लोग देखे थे जर्मेनियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 होता है। ये कुछ आपको प्रकाश के अपवर्तन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया था, इस पर हम बहुत खेले थे। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल भी किए थे, लेकिन हम उस बात पे नहीं जाएंगे। उस वीडियो को मेरा पूरा उम्मीद है कि आप देख लिए होंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखिएगा तब ये बात नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप सीरियल ढंग से वीडियो देखिए और आपको बहुत अच्छा मौका है कि YouTube पे पहली बार इतना डिटेल और रेगुलर तरीके से आपको वीडियो बना करके दिया जा रहा है। हमें तो ऐसा वीडियो YouTube पे जल्दी नहीं मिलता कि बहुत गहराई से पढ़ाया जा रहा हो और सीरियल ढंग से दिया जा रहा हो। तो यहाँ पे कहता है कि किसमें जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना संभव है। तो हम देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना का पहला पॉसिबिलिटी सघन से विरल होना चाहिए। तो जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखते हैं, तो जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो 1.33 कम है 1.5 से, इसका मतलब जो कम होता है वो होता है विरल और जो ज्यादा होता है वो सघन है। तो यहाँ पे हो रहा है कि विरल से सघन में जा रहा है, तो यहाँ पे विरल से सघन नहीं, सघन से विरल में होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि कांच से हीरे में। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5
और हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 है। अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि ये विरल हो गया और ये सघन हो गया, जबकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में सघन से विरल होना चाहिए, विरल से सघन नहीं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कट गया। ऑप्शन सी पे बात करते हैं तो ऑप्शन सी जो है कांच, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 होता है। इसका मतलब कि ये जो है ज्यादा, ये कम है, इसका मतलब ये सघन है और ये जो है विरल है, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि सघन से विरल जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन डी चेक करना चाहो तो कर लो। जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 होता है। इसका मतलब जल जो है विरल हो गया और ये जो है सघन हो गया, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है, सघन से विरल होना चाहिए, विरल से सघन नहीं। तो क्या दोस्तों ये आपको समझ में आया कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का पहला कंडीशन यह है कि प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी जो है पॉसिबिलिटी होगा। अब हम लोग बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के दूसरा संभावना। पहला संभावना तो आप देख लिए कि लाइट जो है सघन से विरल में जाना चाहिए, और दूसरा संभावना हम देखने का प्रयास करेंगे। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का दूसरा संभावना जो है वह यह कहता है कि जब आपतित किरण, जब आपतन कोण, जब आपतन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाए या हो जाता है तो परावर्तन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहा गया कि जब आपतन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाए तो परावर्तन कोण जो I है यह जो है क्रांतिक कोण कहलाएगा, और क्रांतिक कोण को IC से डिनोट करते हैं। यानी हम क्रांतिक कोण का भी डिफिनेशन लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल बोला जाता है, और इसे IC द्वारा सूचित किया जाता है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो क्रांतिक कोण जब आपतन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाता है तो यही परिवर्तन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। बोलो गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्रांतिक कोण क्या होता है? तो चलिए हम लोग क्रांतिक कोण को बिना पोस्टमार्टम किए हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको एक फिगर से समझाने का प्रयास करते हैं। क्या मान लीजिए कि सघन माध्यम है, क्या है? सघन, और ये मान लीजिए विरल माध्यम है, और इसको बोलते हैं आपतित कोण और इसको बोलते हैं अपवर्तित कोण, आप बिल्कुल जानते हैं। और इसको बोला जाता है आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। शायद उल्टा बोल दिया था, आपतित किरण अपवर्तित किरण, और इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन नहीं, अपवर्तन कोण। तो हमारा डिफिनेशन क्या कहता है कि जब आपतन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाए तो परावर्तन कोण I क्रांतिक कोण कहलाता है। कह रहा है कि भैया
जब अपवर्तन कोण, परावर्तन नहीं, यहाँ पे गलत हो गया, अपवर्तन, जब आपतन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाए तो अपवर्तन कोण I क्रांति कोण कहलाता है। जब अरे यार क्या आज पढ़ा रहे हैं मैं, जब आपतन कोण नहीं, जब अपवर्तन कोण, जब अपवर्तन कोण, जब अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता। अब सही हो गया। क्या कहा गया कि जब अपवर्तन कोण R का मान, यही अपवर्तन कोण है ना, जब अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाए तो यही आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्या मैंने कहा? सपोज डैट ये सघन मध्यम विरल मध्यम है और अगर इस लाइट को यहां से मार रहे हैं तो इसका मान जो है R है और इसी को बोलते हैं हम लोग अपवर्तन कोण। लेकिन अगर कल जाकर के लाइट जो है यहां से मारा जाए, लाइट जो है यहां से आए तो ये कुछ रेखा जो है कुछ इस तरह से चला जाएगा। लेकिन अगर कल जाकर के लाइट को थोड़ा सा और हम तल से सटा के मारेंगे तो ये लाइट जो है अब जो है सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन पे चढ़ जाएगा और इसको बोलेंगे, और ये जो है सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन पे चढ़ जाएगा तो इस लाइट का जो है नॉर्मल से जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। मैंने क्या कहा कि जब एंगल I को R में फिर से एक बार समझा देते हैं, बढ़िया से इरेज कर देते हैं। शायद आप लोग कंफ्यूज कर गए होंगे क्योंकि हम यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, फिर से समझ लेंगे। अभी अभी आपको बोला गया कि एक फिगर हमने बनाया, क्या मान लीजिए सघन मध्यम है और यह मान लीजिए विरल मध्यम है और ये नॉर्मल होता है, जानते ही हैं। तो इसको बोलते हैं आपतित किरण और इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। और ये जो एंगल बनेगा एंगल I, इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। लेकिन कहा गया कि जब अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाए, सपोज डैट यह जो रेखा, यह जो किरण है यहां से ना मार करके अगर हम इस किरण को यहां से मारेंगे तो ये सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन पे चला जाएगा कि नहीं। और जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे चला जाएगा तो जब अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाए, कितने डिग्री अब हो जाएगा, ये R का मान 90 डिग्री हो जाए तो यही आपतन कोण जो है, यही आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा। मैंने क्या कहा कि जब अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाए, कितने डिग्री, 90 डिग्री हो जाए तो यही आपतन कोण I क्रांतिक कोण कहलाएगा और इसको IC से डिनोट करेंगे। आप समझ चुके होंगे कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। जब अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाए, ठीक 90 डिग्री, तब जो है यहां पर I का जो मान होगा उसी मान को हम लोग बोलेंगे क्रांतिक कोण। आप ऐसे समझिए कि जब R का मान 90 डिग्री हो जाए तब जो है आपतन कोण जो है, यही आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा, यानी यही I IC कहलाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो जी गुरुजी बोलिए और लाइक बटन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को ये बातें समझ में आ गई। क्या कहा गया कि जब R का मान 90 डिग्री हो जाए तो यही I जो कहलाता है क्या कहलाने लगेगा, IC कहलाने लगेगा, यानी क्रांतिक कोण कहलाने लगेगा। तो क्रांतिक कोण तो हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का दूसरा कंडीशन क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं।
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का दूसरा कंडीशन यह है कि जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का दूसरा कंडीशन यह है कि जब आपतन कोण का मान जब आपतन कोण का मान जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना संभव है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना संभव है। क्या कहा कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तब क्या होगा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होगा। हम बात करते हैं ये कैसे होगा, तो फिर हम फिगर बनाते हैं। और अभी अभी आपको बताया गया कि अगर जो है आपतन कोण और यह है अपवर्तन कोण, जब अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री होगा तो यही आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाएगा। अभी अभी हम लोग समझे, लेकिन अब जो कहता है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, इट मीन्स कि अब जो है लाइट जो है अब इस एंगल से भी ज्यादा एंगल से आए, तो जब आपतन कोण के मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, यानी अब लाइट इस एंगल से आए, तो जब यहां पे लाइट था तो इस पॉइंट पे आ रहा था रेखा, तो जब लाइट को थोड़ा सा और तिरछा मारेंगे तो क्या यह लाइट अपने माध्यम में नहीं आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना संभव होगा। क्या बोला कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, यह है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, यानी आपतन कोण I का मान IC से अधिक हो जाए, यानी क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाए, तब क्या है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना संभव है। अगर हम लाइट को यहां से मार रहे थे तो लाइट इस रेखा पर आ रहा था, हॉरिजॉन्टल पर आ रहा था, और लाइट को थोड़ा सा और सटा करके मारेंगे तब ये लाइट पूरा का पूरा अपने ही माध्यम में परिवर्तित हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का दो केसेस हमने देखा। पहला केसेस देखा कि लाइट जो है भैया सघन से विरल में जाना चाहिए, लाइट क्या होना चाहिए, सघन से विरल में। और दूसरा केसेस हम लोग देखा कि आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तब जाकर के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना संभव होगा। क्या आपको यह बात समझ में आई कि नहीं? अब थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल निकालने का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे हम लोग क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए हम लोग बात करेंगे स्नेल्स लॉ। कौन सी लॉ? स्नेल्स लॉ आपको पढ़ाया गया था कि प्रकाश के अपवर्तन में दो तरह के लॉ दिया गया है, और दूसरा लॉ को बोला गया था स्नेल्स लॉ। स्नेल साहब ने दिया था, इसीलिए उसको स्नेल्स लॉ बोला जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्नेल्स लॉ का क्या कहा था। तो स्नेल्स लॉ जो कहा था वो कहा था कि साइन आई, स्नेल्स लॉ जो कहा था साइन आई
अपॉन साइन आर, थोड़ा सा ले जाओ ना। एक बच्चा है जी, वो बार बार आकर के डिस्टर्ब कर दे रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा सिस्टम देखना पड़ जा रहा है, ऐसा ना हो कि मोबाइल वोबाइल गिरा दे। तो आप चले जाइए। और हम लोग स्नेल्स लॉ पे बात करेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 बटा N1 आपको पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? स्नेल्स लॉ में पढ़ाया गया था कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2 बटा N1। बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत डिस्टर्ब करता है। तो अगर हम इसको क्रिटिकल एंगल में निकालने का प्रयास करेंगे, तो क्रिटिकल एंगल निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको क्या बताया गया था कि अगर भैया जो आई है, ये आईसी कब कहलाएगा? आई आईसी जब कहलाएगा जब आर का मान 90 डिग्री होगा। क्या मैंने कहा? आपको क्रांतिक कोण बताया गया कि जब आई आईसी जब कहलाएगा जब आर का मान 90 डिग्री होगा। तो यहां पे अगर हम आई के जगह पे आईसी पुट कर दे, आई के जगह पे आईसी पुट कर दे, तो साइन आईसी बराबर साइन आर के जगह पे क्या पुट करना होगा? साइन आर का मान 90 डिग्री पुट करना होगा, तभी जाकर के होगा N2 बटा N1। आप समझ रहे हैं? अब जानते हैं कि साइन 90 बराबर 1 होता है, इसका मतलब कि साइन आईसी बटा 1 बराबर N2 बटा N1, यानी साइन आईसी बराबर N2 बटा N1। और अगर सिर्फ क्रिटिकल एंगल निकालना चाहेंगे तो साइन इनवर्स N2 बटा N1 होता है। क्या आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं? आप लोग 12th में पढ़े होंगे कि क्रांति कोण कैसे निकाला जाता है। तो स्नेल्स लॉ के सहारा लिया गया और स्नेल साहब ने कहा था कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2 बटा N1। और अगर साइन आई क्रांति कोण हो जाए, अगर साइन आई क्रिटिकल एंगल हो जाए, तो यह इट मींस कि आर का मान 90 डिग्री होगा। अब इसी बात को यहाँ पे पुट कर दिए कि आई के जगह पे आईसी पुट कर दिए और आर जो है 90 डिग्री पुट कर दिए, और साइन 90 बराबर 1 होता है, तो साइन आईसी बराबर N2 बटा N1, यानी क्रिटिकल एंगल बराबर साइन इनवर्स N2 बटा N1 होता है। क्या आपको ये बातें समझ में आई या नहीं? थोड़ा सा हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, तब जाकर के आपको ज्यादा क्लियरफाई होगा इस तरह का न्यूमेरिकल कैसे आता है। देखिए, हमारा जो है प्रयास फिजिक्स पे इतना अच्छा से पढ़ा देना है कि न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल ही आसान लगने लग जाए। तो आप क्या कीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। प्रकाश की एक किरण, प्रकाश की एक किरण, प्रकाश की एक किरण, प्रकाश की एक किरण कांच से पानी में, कांच से पानी में, प्रकाश की एक किरण कांच से पानी में संभावित होती है या संचालित होती है, संचालित होती है, तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करें। क्या हमने कहा कि प्रकाश की एक किरण कांच से पानी में जाता हो, कहां से कहां?
कांच से पानी यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम तभी जो होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, तभी जो होगा क्रिटिकल एंगल होगा, क्रांति कोण होगा। तो प्रकाश की एक किरण कांच से पानी में संचालित होती है, तो क्रांति कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है कि क्रांति कोण का मान क्या होता है, तो होता है IC बराबर साइन इनवर्स N2 बटा N1। अभी अभी हम लोग देखे कि IC बराबर जो होता है साइन इनवर्स N2 बटा N1 होता है। N2 क्या है, N1 किसे कहेंगे, तो N1 जो है आपका कांच है और N2 क्या है आपका पानी है, क्योंकि जहां से जहां जाएगा तो जहां से जाएगा वो N1 और जहां जाएगा उसको बोलेंगे N2। तो कांच का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 जानते हैं और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 जानते हैं। तो यहां पर क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो साइन इनवर्स N2 के जगह पे हम 4/3 और N1 के जगह पे 3/2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो IC बराबर साइन इनवर्स 4 दूना के 8/9 होगा और यही आपका सही आंसर होगा। तो क्रांति कोण आपको समझ में आया कि कैसे निकालते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं कि आपको फार्मूला अभी अभी जनरेट किया गया कि IC बराबर साइन इनवर्स N2 बटा N1। अब जो है IC साइन इनवर्स N2 क्या है, N2 का मान 4/3, पानी का 4/3 होता है और कांच का 3/2 होता है। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो क्रिटिकल एंगल बराबर साइन इनवर्स N2 बटा N1 होता है। तो क्या दोस्तों ये चीजें समझ में आई। तो अभी तक हमने 2-3 बात किया और उस बात को फिर से आपके सामने एक बार रिकॉल करवा दें, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ होता है। अच्छे अच्छे टीचर इसको पढ़ाने में कंफ्यूज कर जाते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाए कि समझ में आ जाए। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, अगर थोड़ा सा भी आपका बैकग्राउंड साइंस से रहा होगा, पढ़ाई वढ़ाई किए होंगे जीवन में तो, और ऐसे ही मुंह उठा के आ गए होंगे पढ़ने, तो उसको भाई पढ़ाई अब उसके लिए संभव नहीं है, नौकरी उसके लिए संभव नहीं है, वो कोई और काम करे। लेकिन अगर जीवन रियल में कुछ करना चाहता, मोटिवेट है किसी चीज से, अपने पेरेंट्स को देख करके मोटिवेट है और कुछ उसको करने का लालसा है, तो ही इसको देखें। हमने 3-4 बात अभी अभी इसमें पढ़ा है। पहला बात पढ़ा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। तो हमने देखा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि लाइट जिस माध्यम से आए किसी भी तरह से उसी माध्यम में चला जाए, इसी को बोला जाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। फिर हमने बोला कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए 2 केस संभव है। पहला केस है कि लाइट जो है सघन से कहां जाएगा, विरल में जाएगा, तभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। और दूसरा केस बताया गया कि जब जो है I का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, तब जाकर के TIR की घटना घटेगा। फिर हमने इसमें बात किया कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। फिर हमने इसमें इसी लेक्चर में बात किया कि IC का फॉर्मूला क्या होता है। तो कुछ मोटा मोटी 3-4 चीजें हम लोग देखें और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चलिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में सवाल आता है, क्योंकि हम पढ़ क्यों रहे हैं, एक तो नॉलेज को प्राप्त करने के लिए और दूसरा एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर नॉलेज जितना भी आपको हो जाए, एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज में आपको वो नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आप कितना पढ़ाई क्यों नहीं किए हो उससे कोई मैटर नहीं करता जब आप अनसक्सेस हो। लेकिन आप कम मेहनत करके अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो लोगों की नजर में ये होगा कि ये स्टूडेंट जो था, ये अभ्यर्थी जो था, बहुत ज्यादा टैलेंटेड था पढ़ने में, इसलिए इसको नौकरी लगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण।
और यहां से एग्जामिनर का हमेशा से सवाल उठाने का रिकॉर्ड रहा है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि हीरो का चमकना। हीरो का चमकना, हीरो मतलब वो सनी देओल और अक्षय कुमार वाला नहीं। हीरो का चमकना मतलब हीरा, डायमंड जो आप पहनते हैं। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना है। दूसरा हम लोग बात करेंगे मिर्ग मरीचिका का बनना। मिर्ग मरीचिका, मिर्ग मरीचिका का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मिर्ग मरीचिका का बनना। और तीसरा हम लोग बात करेंगे इंद्रधनुष का बनना। क्या बात करेंगे? तीसरा हम लोग बात करेंगे कि इंद्रधनुष का बनना। और इंद्रधनुष का बनना से ज्यादा बेहतर आपका एग्जाम्पल होगा पहला हीरो का चमकना, दूसरा मिर्ग मरीचिका का बनना, और तीसरा हम लोग बात करेंगे आपको इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी और इंडोस्कोपी के बाद हम लोग चौथा बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ये चार एग्जाम्पल आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित आता है। पहला हीरे का चमकना। भैया जब हीरा होता है तो हीरा में एक बार लाइट प्रवेश करता है। मान लीजिए कि ये हीरा है और हीरा में एक बार अगर लाइट प्रवेश किया तो ये लाइट बार बार इसी में टकराते रहता है, और जब लेखी लाइट बार बार इसमें टकराता है और पूर्ण परिवर्तित होते रहता है, यही कारण है कि हीरे चमकते हैं। तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा सवाल कि मिर्ग मरीचिका का बनना। तो मिर्ग मरीचिका का बनना ये VVI है, बहुत बार ये सवाल आया है कि मिर्ग मरीचिका का बनना कैसा एग्जाम्पल है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। मिर्ग मरीचिका मतलब आप जानते हो कि मान लीजिए राजस्थान वाले इलाके में हम लोग जाते हैं जून जुलाई के महीने में, तो बहुत दूर दूर तक वहां पे राजस्थान में पानी का अभाव रहता है। तो राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे मिर्ग क्या करते हैं कि बहुत दूर देखता है। तो जब आप गर्मी के दिनों में बस वगैरह में जाते रहते हो तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि रोड पे बहुत आगे पानी बिखरा हुआ है, और जब उस रोड पे जाते हो तो पता चलता है कि वहां पानी है ही नहीं। ठीक उसी तरह से राजस्थान में जितने भी मिर्ग हैं अपने पानी के तलाश में बहुत दूर दूर तक भटकते रहते हैं। उनको लगता है कि वो उस गड्ढा में 1 किलोमीटर जाएंगे तो पानी बिखरा हुआ है। जब वहां पे जाता है तो पानी नहीं मिलता और निराश दौड़ आता है। तो वहीं से मिर्ग शब्द लिया गया है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से। तो मिर्ग मरीचिका का बनना भी किसका एग्जाम्पल है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की एग्जाम्पल है। अब मिर्ग मरीचिका मतलब आप समझ रहे हो कि रोड पे पानी जैसा दिखेगा लेकिन वहां पे जाओगे तो पानी नहीं रहेगा। तो वही एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मिराज है। तीसरा एग्जाम्पल हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो है कई वैरायटी आपसे सवाल पूछेगा। अगर मिर्ग मरीचिका का बनना कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कारण है जिसके कारण मिर्ग मरीचिका बनता है, तो अगर आपका ऑप्शन रहेगा PIR प्लस अपवर्तन तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर ऑप्शन बी में रहेगा सिर्फ TIR, ये भी आपका आंसर होगा। लेकिन ना तो रहेगा TIR और नहीं रहेगा दोनों अपवर्तन, सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा? अपवर्तन। देखिए दोस्तों, यहीं पे टीचर की जरूरत पड़ जाती है। आप जब सॉल्यूशन करोगे, जब इस तरह का टॉपिक उठाओगे तो कहीं पे आपको आंसर मिलेगा कि मिर्ग मरीचिका जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन के कारण होता है।
लेकिन कहीं पर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तब जो हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा TIR। लेकिन ना तो ए ऑप्शन है नहीं तो बी ऑप्शन है, तब हमारा आंसर होगा सी, और इसको बोलेंगे अपवर्तन। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? अगर ऑप्शन ए में TIR प्लस अपवर्तन, तो बेस्ट प्रायोरिटी देंगे हम TIR प्लस अपवर्तन को। हमारा ट्रिपल टिक किया हुआ है, इसका मतलब ये बेस्ट आंसर है। लेकिन अगर TIR प्लस अपवर्तन न रहा तो मिर्ग मिर्चिका के लिए सबसे अच्छा जो स्ट्रॉन्ग आंसर होगा वो TIR होगा। लेकिन खुदा ना खास ए भी नहीं रहा, ए भी नहीं रहा, तब हमारा आंसर क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन क्यों होगा? अपवर्तन आप जानते हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, और आप जानते हैं कि TIR की घटना तो वही है कि प्रकाश एक माध्यम में आया लेकिन दूसरे माध्यम में था, लेकिन किसी कारण बस किसी उसको जुगाड़ से हम लोग फिर से उसी माध्यम में भेज दिए, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। तो यहाँ अपवर्तन इसका बेस्ट एग्जाम्पल अपवर्तन भी है। तो अगर आपको ये रहा तो ये टिक करो, ये रहा तो ये टिक करो, ये रहा तो ये टिक करो। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा ऑप्शन जो है इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी जो है मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है। मेडिकल सेक्टर में इंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है जब आपको किसी कारण बस कोई ऐसा बीमारी हो जाए जो अल्ट्रासाउंड करने से नहीं आ रहा, एक्सरे करने से वो बीमारी पकड़ में नहीं आ रहा हो, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपको इंडोस्कोपी का सलाह देते हैं। इंडोस्कोपी में होता क्या है कि इंडोस्कोपी में एक इंडोस्कोपी से वायर जुड़ा रहता है और यहाँ पर एक कैमरा लगा रहता है, और ये कैमरा वायर के जरिए पूरा का पूरा आपको पेट में डाला जाता है। और पेट में जब इसको कैमरा को डाला जाता है तो डॉक्टर क्या करता है कि उस पेट में कैमरा को पूरा घुमा घुमा के देखने का प्रयास करता है कि कहाँ पर ऐसा जख्म रह गया, कहाँ पे ऐसा क्या कारण हो गया कि जो इस व्यक्ति में ब्लड आने का संभावना है, या पेट दुख रहा है, या कोई और कारण है। तो उस चीज को जानने के लिए डॉक्टर क्या करता है कि इंडोस्कोपी का प्रयोग करता है। लेकिन इंडोस्कोपी में जो ये वायर लगा के रखा है वो इतना तगड़ा वायर लगाता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर जैसा वायर लगाता है। ये इसलिए ऐसा वायर लगाता है क्योंकि आपके पेट में जितनी भी सिग्नल है वो 100% सिग्नल जो है डॉक्टर तक पहुंच जाए और एक भी सिग्नल को लॉस ना हो। इसीलिए इंडोस्कोपी में हम लोग TIR की प्रयोग करते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि इंडोस्कोपी का प्रयोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। चौथा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी आज के दौर में आप इंटरनेट वाले को बुलाते हो और कहते हो भैया इंटरनेट लगा दो। इंटरनेट लगा करके जाता है लेकिन आपका सिग्नल अच्छा नहीं आता है, यानी जितना सिग्नल वहां से आया और उतना सिग्नल आप तक नहीं पहुंचा, तो फिर इंटरनेट वाले भैया आते हैं और कहते हैं कि भैया आप ऑप्टिकल फाइबर लगवाइए। ऑप्टिकल फाइबर क्यों कहता लगाने के लिए? और अगर आपसे एक बार SSC में सवाल पूछ लिया कि ऑप्टिकल फाइबर में बेहतरीन अभी काम कौन कर रहे हैं, तो ये जो है नरेंद्र कपानिया। नरेंद्र कपानिया जो है ये ऑप्टिकल फाइबर में बहुत बेहतरीन काम किया है, इन्हीं के प्रयास से ऑप्टिकल फाइबर आया है। तो नरेंद्र कपानिया आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है। सपोज डैट किया आपका वायर है और आप जानते हो कि किसी भी वायर के ऊपर में जो प्लास्टिक का कवर रहता है, आप बिल्कुल जानते हो कि ये वायर है और इस वायर में प्लास्टिक का कवर है। ये वायर है और इस वायर में क्या है? प्लास्टिक का कवर है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा हाई स्पीड इंटरनेट हो या जितना भी वहां से सिग्नल आए वो सारा का सारा सिग्नल हमारे तक पहुंच जाए, तो आपको ऑप्टिकल फाइबर लगाना होगा। यहाँ पे क्या होता है कि सिग्नल आता है और आप जानते हो कि ये जो बना हुआ है मेटल का और ये जो बना होता है प्लास्टिक का, ये रहता है प्लास्टिक का और वो रहता है मेटल का। तो ये हो गया सघन और ये हो गया विरल। प्लास्टिक और मेटल में सघन कौन होगा? मेटल, और प्लास्टिक होगा विरल। जब लाइट यहां से चला तो चलने के दरमियान ये लाइट इस दीवार पे मारा और लाइट जो है
अपना दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये लाइट जो है दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास जब कर रहा है तो ये लाइट देखता है कि दूसरे माध्यम में लाइट नहीं जा पाता है, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब लाइट सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो लाइट जो है पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये आपका विरल मीडियम था और ये आपका सघन माध्यम था, ये आपका विरल माध्यम था, तो लाइट बाहर ना निकल के फिर से पूर्ण आंतरिक परिवर्तित हो जाता है। जब यहाँ से फिर लाइट निकलना चाहता है तो फिर इस लाइट का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, क्योंकि ये सघन विरल। तो ऐसे ऐसे करते करते एक भी सिग्नल जो है एक भी सिग्नल का लॉस नहीं होने के कारण आप जितने भी यहाँ से आपको 100% सिग्नल आपको यहाँ भेजा गया तो आपको 100% सिग्नल मिल गया। इसका मतलब आपका स्पीड बिल्कुल अच्छा है। तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमने क्या कहा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का 4 एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे। हीरे का चमकना, मिर्ग मिर्च का कबरना, फॉर्मेशन ऑफ मिराज। इंडोस्कोपी किस क्षेत्र में काम किया जाता है? मेडिकल क्षेत्र में। डॉक्टर इंडोस्कोपी करने का सलाह क्यों देता है? तो आपके पेट में कुछ ऐसे आंतरिक गड़बड़ी हो गई है जिससे ब्लड वगैरह आ रहा हो, पेट दुख रहा हो, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर इंडोस्कोपी का सलाह देते हैं कि आप इंडोस्कोपी जांच करवाइए। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर आपने समझ ही गया कि ऑप्टिकल फाइबर बीच वाला जो मटेरियल होते हैं मेटल का बना होते हैं, बाहर वाला प्लास्टिक का, यानी सघन में विरल है। और हम जानते हैं कि प्रकाश जब सघन से विरल में जाएगा तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सघन से विरल में यहाँ निकलना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे ना निकल करके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होते होते जितना भी सिग्नल था वो हमारे मॉनिटर तक सिग्नल पहुंच गया, और इस तरह से हमारा इंटरनेट जो है बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। तो इसका भी एग्जाम्पल हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको आज टोटल के टोटल कंप्लीट कंसेप्ट दिया गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे। और अगर आप इसको बढ़िया से समझ लिए हैं और अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड टॉपिक था। अब कोई और भी टीचर से कभी पढ़े होंगे, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि आपको इतना रुक करके बताया गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, और देखने के बाद पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो और उसको बनाने का प्रयास करो, तो 100% जो है आपका ये यहाँ से क्वेश्चन सोल्व होता हुआ नजर आएगा और रिपीट होता हुआ भी नजर आएगा। तो ये जो चैनल जो है बिल्कुल आपको फ्री में जरूर पढ़ा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इस चैनल का कंसेप्ट जो है, ये चैनल का कंटेंट बहुत लो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चैनल का कंटेंट इतना बेहतरीन है कि आप पीसीएस लेवल का भी एग्जाम अगर देखोगे, पीसीएस लेवल का प्रीवियस ईयर भी देखोगे, तो वहां से भी ये सारे के सारे सवाल सोल्व करता हुआ नजर आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिए और लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए।